नमस्कार एवं उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत और सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मिशन यूपी पर अमित शाह, सीएम योगी की थपथपाई पीठ। मिर्जापुर में विंध्य कॉरिडोर का किया भूमि पूजन, कहा फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार। अमित शाह ने ली पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के स्वास्थ्य की जानकारी। पीजीआई अस्पताल में डॉक्टरों को दिए हर संभव इलाज के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे उनके साथ। अयोध्या के संतों ने सीपीआई के राम नाम के सहारे को लेकर जताई खुशी। रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास बोले, राम नाम से बीजेपी 2 से पहुंची 300 के पार तो अन्य दलों को भी मिले राम नाम का लाभ। आगरा में बसपा का ब्राह्मण महासम्मेलन। सतीश मिश्रा ने बीजेपी सरकार को बताया दलित ब्राह्मण विरोधी, कहा दलित ब्राह्मण मिलकर रचेंगे नया इतिहास। और कौशाम्बी में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी गिरफ्तार। अगवा करके 3 युवकों ने किया था दुष्कर्म। तीनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने इतिहास रच दिया है। वे ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। ओवरऑल सुशील कुमार के बाद वे भारत की दूसरी एथलीट हैं। सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में चीन की जियाओ विंग हे को केवल 52 मिनट में 21-13, 21-15 से हराया। सिंधु ने 2016 रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। सुशील ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज और 2012 लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। टोक्यो ओलंपिक में भारत का यह तीसरा मेडल है। सबसे पहले मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग के 49 किलो वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था। वहीं बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने 69 किलो वेल्टर वेट कैटेगरी के सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए मेडल पक्का कर चुकी हैं। पीवी सिंधु ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने अपना ब्रॉन्ज मेडल पक्का कर लिया है। वो पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 मेडल ओलंपिक में जिनके नाम होंगे। इससे पहले सुशील कुमार जिन्होंने 2 मेडल ओलंपिक में अपने नाम किए। तो पीवी सिंधु ने रचा इतिहास। पहली महिला खिलाड़ी जिन्होंने 2 मेडल अपने नाम किए हैं। फिलहाल जो मुकाबला हुआ उसमें सिंधु ने चीन की खिलाड़ी को हराया और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं पीवी सिंधु। इससे पहले सुशील कुमार ने इतिहास रचा था। उनके रिकॉर्ड की बराबरी पीवी सिंधु ने की है। सिंधु ने 2016 रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था और अब ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। तो पीवी सिंधु ने फिर से एक बार इतिहास रच दिया है। उनसे आशा भी की जा रही थी कि वो मेडल अपने नाम करेंगी। उनके जिस तरह का जो उनका खेलने का इतिहास रहा है, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है, उसके बाद इस बात की आशा की जा रही थी कि पीवी सिंधु निश्चित तौर पर एक मेडल अपने नाम करेंगी।
तो पीवी सिंधु ने चीन की खिलाड़ी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार सभी पार्टियां तैयारी में जुटी हैं। इससे पहले मिशन बीजेपी जो है यूपी मिशन में आ गई है। अमित शाह यूपी के एक दिवसीय दौरे पर रहे। उन्होंने लखनऊ में कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सूबे की राजधानी लखनऊ में गृह मंत्री शाह ने सीएम योगी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आज जब मैं 2021 में यूपी में खड़ा हूं तो गर्व से कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी में बहुत अच्छा काम हुआ है। देश में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। 44 में से 22 से ज्यादा में से 22 से ज्यादा योजनाओं में योगी सरकार सबसे आगे है। यूपी ने सभी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा विकास किया है। कोविड के दोनों लहरों में योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यूपी में जिनको इस सरकार बनाने के सपने आ रहे हैं उनके कान में आवाज आनी चाहिए। बोलिए जोर से भारत माता की जय। तो वहीं यूपी सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट विंध्य कॉरिडोर विंध्य वासनी धाम विंध्याचल की भूमि का पूजन गृह मंत्री अमित शाह ने किया। 320 करोड़ की योजना में मां विंध्य वासनी परिक्रमा पथ और गंगा घाट मार्ग का चौड़ाईकरण और नवनिर्माण का प्रावधान है। इसके तहत 800 भवनों का कार्य शासन ने कर लिया है। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने विंध्य वासनी धाम का दर्शन कर पूजा अर्चना की। साथ ही विंध्य कॉरिडोर भूमि का भी पूजन किया। शाह ने कहा कि विंध्या धाम के विकास के लिए केंद्र और प्रदेश की सरकार कटिबद्ध है। तो वहीं वाराणसी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना की। तो गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी दौरे के दौरान अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने विंध्य कॉरिडोर के प्रोजेक्ट का भी भूमि पूजन किया। इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दर्शन किए। गृह मंत्री अपने यूपी दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का हालचाल लेने पीजीआई पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान एसडी पीजीआई निदेशक प्रोफेसर आर के धीमान ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री को जीवन रक्षक दवाएं दी जा रही हैं। उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट दिया जा रहा है। पिछले 3 दिन से किसी तरह की रिकवरी नहीं हुई है। निदेशक ने बताया कि संस्थान के 12 वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है। गृह मंत्री ने निदेशक को हर संभव चिकित्सा सुविधा देने के निर्देश दिए। प्रयागराज से भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी रविवार को वाराणसी पहुंची। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि विपक्ष देश का कीमती समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहा है। मानसून सत्र कुल 107 घंटे के लिए निर्धारित किया गया था, जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ा है। मात्र 18 घंटे चली कार्रवाई में कुछ देश हित के विधेयक तो पास हुए, लेकिन पेगासस जैसे मुद्दों पर विपक्षी पार्टियों की ओर से हंगामा कर संसद का कीमती समय नष्ट किया जा रहा था। वहीं बाबुल सुप्रियो की ओर से राजनीति से संन्यास लेने पर बताया कि वो एक कलाकार हैं, उनकी अपना व्यक्तिगत फैसला है। बहुत ही अफसोस की बात है कि विपक्ष ने इतना एक नकारात्मक अपना रवैया किया है। लोकतंत्र में और खासतौर से संसदीय इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि नए मंत्रियों का परिचय ना हो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब शोक का प्रस्ताव पढ़ा जा रहा हो तब शोर होता हो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 1 घंटे भी नहीं चलने दिया जाए। 50 घंटे में राज्यसभा केवल 10 घंटे चल पाई। यही कमोबेश लोकसभा का प्रश्न है।
तो मैं समझती हूँ मुद्दा ही विपक्ष है, अंदर बात करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि अगर हाउस में बोलेंगे तो पूरा देश सुनेगा, तो सिर्फ शोरगुल करो, बाहर विरोध करो, ये कहीं जाएगा नहीं, जनता इसको पसंद नहीं करेगी। यूपी सरकार में श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने पूर्व सिंचाई मंत्री स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान की 5वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वे अयोध्या के सोहावल महोली गांव पहुंचे। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बसपा के संचालित ब्राह्मण सम्मेलन पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि दलित मायावती का साथ छोड़ चुका है, बसपा को अब अपने दलित मतदाताओं पर भरोसा नहीं है। बसपा का ब्राह्मण सम्मेलन फ्लॉप शो साबित होगा। इस दौरान कार्यक्रम में स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान की पत्नी बीकापुर विधायक शोभा सिंह चौहान, पुत्र प्रतिनिधि डॉक्टर अमित सिंह चौहान, डीएम, एसएसपी और भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। बहन मायावती का साथ छोड़ चुका है, उनको अपने मतदाताओं पर भरोसा नहीं है, दलितों पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो दाएं बाएं हाथ चला रही हैं। लेकिन शायद उनको ये नहीं मालूम, ब्राह्मण हमारे देश का सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी, पढ़ा लिखा, समझदार वोटर है। वो कभी भी किसी के बहकावे, झांसे, प्रलोभन या लालच में आने वाला नहीं है। वो हमेशा देश को दिशा और दशा तय करता है। योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह अयोध्या दौरे पर रहे, जहां वे सोहावल महोली गांव में पहुंचे और पूर्व सिंचाई मंत्री स्वर्गीय मुन्ना सिंह को 5वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बाढ़ को लेकर कहा कि यूपी बाढ़ से पूरी तरह से सुरक्षित है, यहां किसी तरह की कोई हानि नहीं हुई। साथ ही सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि तटबंधों की निगरानी करते रहें। बाढ़ से निपटने के लिए तैयारी पूरी है। बहुत अच्छा काम उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में हम सब लोगों ने किया है। और उसी का परिणाम है कि पिछले 3 सालों में आपने देखा होगा कि भारत के बहुत सारे राज्यों में बाढ़ से तबाही हुई, लेकिन मेरा उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से सुरक्षित रहा। जनहानि, धनहानि, पशुहानि, किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई। और जो जमीनों का कटाव और प्रभावित होने वाला क्षेत्रफल था, वो 2015 और 16 में 15 लाख हेक्टेयर जमीन प्रभावित बाढ़ से हुई थी, लेकिन पिछले साल वो घट करके 6000 हेक्टेयर पर आ गया और उसके पहले 12000 हेक्टेयर पर था। तो दिन प्रतिदिन किए गए कार्यों के कारण से बाढ़ बचाव का जो हमारा काम है, उसके कारण से किसी प्रकार का कोई भी नुकसान जनता जनार्दन का नहीं हो रहा है। उसके बावजूद भी हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है, सभी अधिकारी हमारे बंधों पर हैं और हर तरीके की तैयारी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अंतर विभागीय बैठक करके सबको निर्देशित किया है। बाढ़ की चौकियां बनाई गई हैं, राहत के लिए राहत आयुक्त को निर्देशित किया गया है, जगह जगह बोट लगाई गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ पूरी तरीके से हर जगहों पर मुस्तैद है और इसलिए पूरी तैयारी बाढ़ के दृष्टि से उत्तर प्रदेश सरकार की है। कहीं पर कोई अगर समस्या आती है तो हम सब लोग उसके लिए तैयार और तत्पर हैं, लेकिन जितना काम हुआ है उससे लगता है कि किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी नहीं। बसपा यूपी चुनाव से पहले ब्राह्मणों को साधने में जुटी हुई है। इसी मिशन के तहत बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र आगरा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने आरबीएस कॉलेज सभागार में प्रबुद्ध सम्मेलन में ब्राह्मणों से एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों में दलित और ब्राह्मणों को एकजुट होकर भाजपा सरकार को खत्म करना चाहिए। मिश्र ने कहा कि इस सरकार में ब्राह्मणों और दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। सरकार ब्राह्मणों को डरा धमका कर देश से भगाने का प्रयास कर रही है। मिश्र ने कहा कि बसपा ने हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में लगातार ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। – 2022 में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार छोड़िए, अब की बार बहुत ज़्यादा उससे आगे संख्या में बढ़ करके और बहुजन समाज पार्टी की ये सरकार बनेगी। जिस तरीके से सर्व समाज आज बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहा है,
उतना 2007 में भी हमारे साथ में नहीं जोड़ रहा जितना इस समय उत्साहित है, और अब की बार शर्तिया पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर सियासी दल ब्राह्मण पॉलिटिक्स के जरिए अपने समीकरण साधने में जुटे हैं। इसी कवायद में समाजवादी पार्टी 5 अगस्त को बलिया में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करेगी और ब्राह्मण वोटों को अपने पाले में करने की कोशिश करेगी। आपको बता दें कि 5 अगस्त को ही समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती है। इस अवसर पर जनेश्वर मिश्र के गांव सोमनाथी में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पूर्व विधायक और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के प्रभारी सनातन पांडेय ने बताया कि प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में देश में व्याप्त समस्याओं और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी, जिससे मुद्दों को घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 2022 में भाजपा को सत्ता से हटाने में सफल होंगे और अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। साल में ही जनपद शाहजहांपुर, जहां पर भगवान परशुराम की जन्मस्थली है, वहाँ पार्क का सौंदर्यीकरण और 21 फुट की परशुराम जी की मूर्ति बन करके तैयार है। आदरणीय अखिलेश यादव जो उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, उसका उद्घाटन बाकी था, तब तक आचार संहिता लागू हो गया। आज भी वो मूर्ति उसी तरह से ढकी पड़ी हुई है। इसकी शुरुआत आज हम नहीं कर रहे हैं, अपने शासनकाल में उनके जन्मस्थली से हम कर चुके हैं। और उससे पहले की सरकार में हम भगवान परशुराम जी के नाम पर छुट्टी घोषित कर हमने उस कार्यक्रम को तभी से शुरू किया है। मेरा आज का कार्यक्रम नहीं है, उसको तो ये लोग दिखावे के रूप में चुराने की बात कर रहे हैं। अयोध्या नगरी में संतों ने सीपीआई के रामायण संवाद को लेकर प्रतिक्रिया दी है। साथ ही बीजेपी की राम नाम के सहारे सत्ता में आने को लेकर रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि सीपीआई का रामायण संवाद एक बड़ा उदाहरण है। राम नाम के सहारे 2 सांसदों से 300 से ज्यादा सांसद हुए। आज राम के सहारे ही भाजपा सरकार में है। सीपीआई या अन्य दल राम का सहारा लेने का प्रयास कर रहे हैं। पार्टियों को राम नाम का विरोध न करते हुए उनका सम्मान करना चाहिए। को पार्टी के विचारों को भले ही वो विरोध करें, लेकिन राम का विरोध, क्योंकि राम है क्या? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। भगवान राम जो है वो आनंद के सागर है, और चाहे जिस भी पार्टी में रहे, आनंद का खोज सभी लोग करते हैं कि हमको सुख शांति मिले। तो आज जो भाजपा 2 सांसदों से होकर के और 300 से ज़्यादा हो गए हैं, 303, इसका कारण क्या है? इनको शिक्षा ग्रहण करना चाहिए अन्य पार्टियों को। यूपी के प्रतापगढ़ निवासी नायक पद पर तैनात रितेश पाल मनाली में बचाव कार्य के दौरान हादसे में शहीद हो गए। ऐसे में शहीद रितेश का शव लेकर सेना के जवान पैतृक गांव पहुंचे, जहां सभी ने नम आंखों से रितेश पाल को अंतिम विदाई दी। इस दौरान नेताओं और पुलिस अधिकारियों ने रितेश को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। बिजनौर के रामपुर बकली बिजली घर पर एसएसओ राजेश कश्यप से मारपीट का मामला सामने आया है। बिजली न आने के कारण इलाके के कुछ लड़के बिजली घर पहुंचे और एसएसओ से जमकर मारपीट की, साथ ही दफ्तर में भी तोड़फोड़ की। एसएसओ की तहरीर पर कोतवाली थाने में 6 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से गैंगरेप का मामला सामने आया है। यहां पर किशोरी को 3 बदमाशों ने पहले अगवा किया, इसके बाद दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना की जानकारी के बाद पहुंची पुलिस ने 24 घंटों के अंदर ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
आपको बता दें कि जिले के पिपरी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी शाम को घर से खेत की तरफ गई थी, जहां पर पहले से घात लगाए बैठे 3 लड़कों ने किशोरी के हाथ पैर बांधकर उसका अपहरण कर लिया। इसके बाद सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, तब तक तीनों आरोपी वहां से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए तीनों आरोपियों को दबोच लिया। सिद्धार्थनगर जिले में पुलिस ने 30 जुलाई को मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के बहरोवा घाट में हुई युवक की हत्या के मामले में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मृतक का एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इससे नाराज होकर युवती के परिजनों ने युवक की हत्या कर दी। 30 जुलाई को हत्या करके युवक का शव नदी के पास फेंक दिया गया था। पुलिस ने बताया कि गला दबाकर युवक की हत्या की गई। उत्तर प्रदेश के इटावा में केकेडीसी डिग्री कॉलेज के बाहर छात्र छात्राओं ने सड़क पर जाम लगा दिया और समय से पहले परीक्षा कराने का विरोध किया। स्टूडेंट्स ने बताया कि रविवार को दोपहर 2 बजे पर्यावरण विषय का पेपर था, लेकिन कॉलेज पहुंचने पर पता चला कि सुबह 8 बजे ही परीक्षा करा दी गई। इसको लेकर स्टूडेंट्स ने विरोध प्रदर्शन किया। फिलहाल A1 उत्तर प्रदेश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।